गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वृक्क की संरचना और उसके कार्य के बारे में। इसको कि इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। किडनी जो है वह हमारे उत्सर्जी अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप सब जानते हैं उत्सर्जी अंग किसे कहा जाता है। उत्सर्जी अंग उन्हें कहा जाता है जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जो शरीर में किसी भी रूप से आवश्यक नहीं होते, उन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उन पदार्थों को जिन अंगों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और इस क्रिया को, जिस अंगों के द्वारा जो ये क्रिया की जाती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया की जाती है वह कहलाती है उत्सर्जी क्रिया कहलाती है। तो ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? त्वचा, हमारी जो त्वचा है वह फेफड़े, बड़ी आंत, त्वचा, फेफड़े, बड़ी आंत, और इसके अलावा हमारा जैसे यकृत, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। और पांचवा हमारी किडनी, वृक्क। ठीक है, ये जो पांच है वह हमारे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जो सबसे पहले त्वचा, त्वचा के द्वारा आप सब जानते हैं कि हमारे त्वचा के द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ, पसीना, पसीना है जो वह बाहर निकाला जाता है। इस पसीने के अलावा भी हमारे शरीर से एक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिसको कि क्या कहा जाता है, सीबम। क्या कहा जाता है, सीबम। ये जो सीबम होता है वह हमारे नाक पे निकलता है। आप देखते होंगे कि नाक पे सारे दिन हमारे पसीने जैसा गीले गीला ऑयल जैसा पदार्थ निकलता है। तो वह जो ऑयल निकलता है उसको क्या कहा जाता है, सीबम कहा जाता है। यह जो है वह त्वचा के द्वारा नाक से निकलता है। फिर फेफड़े, फेफड़ों के द्वारा CO2, वाष्प और बलगम, इन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। बड़ी आंत के द्वारा जो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया के दौरान जो ये जो है पाचन अंग भी कहलाता है और उत्सर्जी अंग भी कहलाता है। यानी कि पाचन की क्रिया के फलस्वरूप बड़ी आंत अपना काम करती है। उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या कर देती है, यह अवशोषित कर लेती है और उसको मल के रूप में बाहर निकालती है। फिर आता है यकृत, यानी कि हमारा जो लीवर है। लीवर का क्या काम होता है, लीवर जो है वह क्या करता है, जो अमोनिया जो होता है हमारे शरीर में, जितना अमोनिया जो उपस्थित होता है उस अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। ये काम किसका होता है, लीवर का होता है। अमोनिया को यूरिया में बदलना। और वह किडनी, किडनी का क्या कार्य होता है, इस यूरिया को मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालना। निष्कासित करना, ये काम किसका होता है, किडनी का। यानी कि किडनी का काम हमारे शरीर में क्या होगा, यूरिया को मूत्र के रूप में निष्कासित करना। ये जो पांचों है, ये पांचों क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जिसमें कि मेन अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में। तो किडनी का क्या काम होगा, यूरिया को मूत्र के रूप में निष्कासित करना। यानी कि हम जो टॉयलेट करते हैं उस टॉयलेट को कौन हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, किडनी करती है हमारी। तो अब ये आपके सामने मैंने किडनी का स्ट्रक्चर रखा है। इस किडनी में कितनी किडनियां होती है हमारे शरीर में, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। यानी कि हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है। किडनी के इस भाग को क्या कहा जाता है, ये जो काजू के
काजू की आकृति के समान ये संरचना होती है, उनको क्या कहा जाता है? वृक्क कहा जाता है। इस वृक्क के ऊपर की तरफ एक जमाव होता है, उसको क्या कहा जाता है? उनको अधिवृक्क कहा जाता है। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधिवृक्क। अब जो ये वृक्क है, इसकी जो परत होती है, इस परत को क्या कहा जाता है? ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कार्टेक्स कहा जाता है। और आंतरिक जो भाग होता है, यानी कि मिड पॉइंट जो होता है, इसका मध्य का भाग, उसको मेडुला कहा जाता है। इन दोनों वाहिनियों के माध्यम से जो रक्त है वह क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध वाहिनियां होती है, जिससे कि रक्त बहता है। फिर इसमें इन वृक्क में जो अमोनिया जो होता है, अमोनिया जो यूरिया में ट्रांसफर होता है, तो लीवर क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया में बदलता है और यूरिया को क्या करता है? तुरंत वक्र में भेज देता है। ये काम किसका होता है? लीवर का होता है। लीवर जो है वह अमोनिया जो होता है वह क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। अमोनिया हमारे शरीर को बहुत अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यूरिया जो है वह इससे कम खतरनाक होता है। यानी कि सबसे खतरनाक पदार्थ कौन होता है हमारे शरीर में? अमोनिया होता है, जो कि यूरिया में कन्वर्ट होकर यूरिया में कन्वर्ट होकर यूरिया किसमें भेज देता है? यह यकृत हमारे वृक्क में, किडनी में भेज देता है। और इस किडनी में ये जो यूरिया है वह यूरिन के मूत्र नली के माध्यम से होता है, वह मूत्राशय में एकत्रित होता है और मूत्राशय के द्वारा, मूत्र द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब ये जो यूरिन वक्र होता है, इस वक्र में मैंने बताया कि इसका जो बाहरी पार्ट है, बाहरी भाग, उसको क्या कहा जाता है? कार्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टेक्स कहलाता है। तो किडनी के संरचना के बारे में अगर हम देखें तो क्या हुआ? किडनी मेन क्या हुआ कि किडनी कौन सा अंग कहलाता है? उत्सर्जी अंग, यानी कि मुख्य रूप से यह क्या कहलाएगा? उत्सर्जी अंग कहलाता है। सेकंड, इसकी संख्या कितनी होती है? यह 2 संख्या में पाया जाता है। यानी कि अगर हमारी किडनी 2 किडनियों में से एक किडनी खराब भी हो जाती है, तब भी हमारा शरीर कार्य कर सकता है, यानी कि वह किडनी काम कर सकती है। यदि हमारी दोनों किडनियां खराब हो जाए तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, यानी कि हमारी मौत निश्चित है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है किडनी। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यह क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। रक्त को छानने का काम कौन करता है? यह भी हम आपको आगे बताऊंगी मैं, क्योंकि रक्त ये किस तरीके से छानता है। रक्त को छानने का काम करता है, फिर मूत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? यह मूत्र का निर्माण करता है, यानी कि जो यकृत के द्वारा मूत्र यूरिया जो बनता है, अमोनिया से यूरिया जो ट्रांसफर होता है, वह यूरिया कहाँ भेजा जाता है? वृक्क में। वृक्क में यह मूत्र के रूप में होता हुआ, मूत्र वाहिनी से होता हुआ बाहर निष्कासित किया जाता है, यानी कि किडनी में इसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। इसके बाहरी हिस्से में एक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि जिस तरीके से हमारे कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जैसे कि, तो उस तरह वैसे ही हमारे वृक्क के चारों तरफ भी क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। कौन सी झिल्ली कहा जाता है? पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। अब इसका बाहरी भाग मैंने आपको बताया, बाहरी भाग क्या कहलाता है? कार्टेक्स कहलाता है। और आंतरिक भाग या हम कह सकते हैं मध्य भाग। मध्य भाग क्या कहलाएगा? मेडुला। मध्य भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। और इसका जो मुंह वाला जो भाग जो होता है वह क्या कहलाता है?
इलम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेनल इलम कहलाता है। जो भी यूरिन आपके इकट्ठा कहाँ हो जाता है? रेनल इलम में हो जाता है इकट्ठा। इस बाल्य भाग में अत्यधिक मात्रा में यह जो रेनल इलम वाला भाग है उसमें आके सारा जो यूरिन है वह क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। अब मेन है इसकी इकाई यानी कि यह किससे बना होता है? यानी कि यह किससे बना होता है? नेफ्रॉन से बना होता है, जिसकी संख्या इसमें कितनी होती है? 8 लाख इसकी संख्या होती है। यानी कि ये जो वक्र है इसके अंदर जो ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है वह संरचना किसकी है? नेफ्रॉन की। किसकी है? नेफ्रॉन की। यानी कि हमारा जो वक्र है, जिस तरीके से हमारे शरीर के कई भाग मांसपेशियों के, तंतुओं के, ऊतकों के बने हुए होते हैं, वैसे ही जो वक्र है वह किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से बना हुआ है। यानी कि इसमें 8 लाख की संख्या में छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये जो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। यानी कि इस प्रकार की संरचना के 8 लाख संख्या में होते हैं। ये जो नेफ्रॉन है इसके यह एक कटोरी नुमा इसकी आकृति होती है, जिसके की बाहर भाग में ये जो जाली नुमा गुच्छेदार जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वह क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलस कही जाती है। और ये जो बीच का जो मध्य का कटोरी नुमा जो भाग होता है वह क्या कहलाता है? बोमेन संपुट कहलाता है। ये क्या करता है? ये नेफ्रॉन जो है जब रक्त इसमें प्रवेश करता है, इसमें रक्त के प्रवेश करते ही क्या करता है? ये रक्त को छानने का काम करता है। यानी कि जब रक्त इसमें से गुजरता है तब ये करता है इस रक्त में से जितने भी अवशोषित पदार्थ जो भी पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, उनको क्या कर लेता है? ये अवशोषित कर लेता है। यानी कि जितने भी कण उस रक्त में उपस्थित होते हैं उन सबको यह अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है और बाकी के रक्त को वापस भेज देता है। उसमें कई बार क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह भी और उपयोगी पदार्थ भी, सभी पदार्थों को यह क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बोमेन संपुट क्या करता है? यहाँ पे आके वह सारे कण क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद जो उपयोगी जो कण होते हैं, यानी कि उपयोगी हमारे शरीर के जो आवश्यक तत्व होते हैं वह भी इसके द्वारा ले लिए जाते हैं। उसके बाद ये बोमेन संपुट में आके वह कण सारे एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको वापस शरीर में, ब्लड में भेज दिया जाता है। और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वह इस नली के द्वारा यानी कि इस नेफ्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है? आगे यूरिन में, मूत्र में कन्वर्ट करके उस तत्वों को मूत्र में कन्वर्ट करके मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में एकत्रित किया जाता है और मूत्राशय के मूत्र द्वार के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो बोमेन संपुट है उसमें क्या क्रिया की जाती है? यानी कि इसमें डायलिसिस की क्रिया की जाती है। ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ लिए इसने एब्जॉर्ब किए हैं, जो काम के पदार्थ थे उनको उसने क्या कर दिया? वापस बाहर भेज दिया। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। उसके द्वारा वह क्या करता है? यूरिया को, जो भी पदार्थ है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और इसके द्वारा फिर आगे यह मूत्र वाहिनियों को यूरिन के रूप में भेज दिया जाता है। यानी कि मूत्र के रूप में आगे इसको भेज दिया जाता है। और इनकी संख्या कितनी बताई मैंने? 8 लाख इनकी संख्या होती है। यानी कि 8 लाख संख्या में यह हमारे वक्र में, इस छोटे से वक्र में उपस्थित होते हैं। और एक ये भी है कि इनमें वक्र में एक वक्र कहाँ होता है? नीचे, और एक वक्र ऊपर होता है। यानी कि इसको हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि एक वक्र क्या होता है? इस लाइन से ऊपर है देखिए, और एक वक्र इस लाइन से, यानी कि यह दोनों बराबर की सिचुएशन में नहीं होते। यह एक ऊपर और एक नीचे होता है। इसका रीजन ये होता है कि हमारे राइट हैंड साइड में जो वक्र है उसका नीचे होने का कारण, क्योंकि उसके ऊपर क्या उपस्थित होता है? हमारा लीवर उपस्थित होता है। लीवर के उपस्थित होने के कारण, लीवर की उपस्थिति के कारण ये जो राइट हैंड साइड का जो वक्र होता है, किडनी जो होती है वह क्या होती है? थोड़ी सी नीचे आ जाती है यकृत के कारण। किसके कारण? हमारे लीवर के कारण। और इसका जो भार होता है, यानी कि किडनी के जो भार है, इसका भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। यानी कि इनका जो वजन है वो वजन कितना होता है? 140 ग्राम इनका वजन होता है। ठीक है, ये था किडनी की
संरचना के बारे में, यानी कि किडनी किस तरीके की बनी होती है और क्या काम करती। फिर अब आता है इनके किडनी की जो बीमारियां होती है, यानी कि किडनी में कौन कौन सी बीमारियां होती है। सबसे पहले आप जानते हैं कि किडनी में स्टोन जमा होता है, यानी कि पथरी जिसे हम कहते हैं, वह किसमें होती है, हमारी किडनी में होती है। स्टोन जो कि कैल्शियम और ऑक्जीलोज की बनी होती है। जो स्टोन इसमें जमा होता है वह किस किस का होता है, कैल्शियम और ऑक्जीलोन का। फिर सेकंड जो आता है वह आता है यूरेनिया। क्या, यूरेनिया, जो कि क्या करता है, अमोनिया की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, यूरेनिया रोग हो जाता है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में क्या बनता है, अमोनिया बनता है। यह अमोनिया यूरिया में ट्रांसफर होता है, किसमें, लीवर में। यानी कि जब भी हम जैसे कि शराब वगैरह पीते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या डैमेज होगा, लीवर डैमेज होता है, ना कि किडनी डैमेज होती है, क्योंकि वह चीज सबसे पहले कहाँ जाएगी, लीवर में जाती है और लीवर में जाकर उस चीज को खराब करती है। तो अमोनिया जो होती है वह क्या होती है, सबसे गहरीली चीज होती है, जो कि अमोनिया सबसे गहरीली और गंध युक्त होता है, जो कि सबसे गंदा स्मेल। जैसे आपको पता है कि जब हम टॉयलेट करते हैं तो उसके कुछ देर बाद वह स्मेल मारने, गंध मारने लगता है, बदबू वहां से आने लगती है। क्यों, क्योंकि जो यूरिया होता है वह वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कुछ देर बाद में वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें अमोनिया की गंध आने लगती है और वह बदबू मारने लगता है। तो जब हमारे शरीर में, और जब हम टॉयलेट को अत्यधिक देर तक रोक के रखते हैं तो उससे क्या होता है, जो यूरिया जो होता है, अमोनिया से जो यूरिया बना और हम टॉयलेट नहीं करते और काफी देर तक उसको रोक के रखते हैं तो यूरिया क्या होता है, वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो जब अमोनिया की शरीर में मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, यूरेनिया रोग हो जाता है, और इस रोग से हमारी किडनी की समस्या बढ़ जाती है, यानी कि किडनी खराब होने की समस्या बढ़ जाती है। तीसरा जो रोग आता है वह आता है गठिया रोग, जिसको कि क्या कहा जाता है, गठ रोग कहा जाता है, गठिया रोग। ये गठिया रोग कौन सा होता है, जोड़ों का, यानी कि जोड़े जो हमारे दर्द होते हैं, जॉइंट जो दर्द होते हैं, वह उसके कारण जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, गठिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ये जॉइंट होते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनमें क्या होता है, साइनोविलियन द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, साइनोविलियन द्रव भरा होता है। इस द्रव के धीरे धीरे जब यह द्रव सूखने लग जाता है तो इसकी जगह क्या बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बनने लग जाता है। तो उसकी जगह कौन ले लेता है, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के जब जॉइंट में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, वह अपनी जगह बना लेता है और साइनोविलियन जो द्रव है वह कम हो जाता है, तो हमें कौन सा रोग होने लग जाता है, गठिया रोग होने लग जाता है। और चौथा जो आता है वह क्या आ जाता है, किडनी की खराबी, यानी कि किडनी, जब हमारी दोनों किडनियां डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह हम जैसे कि किसी हमारे जो फैमिली के कोई भी मेंबर होता है तो वो अपनी किडनी डोनेट कर सकता है, या कोई मृतक कोई मर जाता है तो उसकी किडनी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन वो किडनी जो है 48 घंटों में, कितने घंटों में, 48 घंटों में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। क्या की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है। ठीक है, कितने घंटों में, 48 घंटों में करनी जरूरी होती है, तब वो आदमी क्या हो जाता है, वापस सही होने की संभावना उसकी हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो बीमारियां है, ये सारी बीमारियां किससे रिलेटेड होती है, किडनी से रिलेटेड होती है। तो ये सब पढ़ने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि किडनी के क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में, या किस तरीके से मूत्र को विसर्जित करने में उपयोगी होती है।
तो जो किडनी जो है वह क्या हुई, उत्सर्जी अंग हुई। यह क्या करती है, रक्त को छानने का, जो कि नेफ्रॉन के द्वारा यह कार्य किया जाता है। मूत्र का निर्माण करते हैं, यूरिया जो यहाँ पे आकर एकत्रित हो जाता है, इस यूरिया को क्या करती है, वह मूत्र में, यूरिन में ट्रांसफर करती है। उसके द्वारा यह उसको बाहर भेजा जाता है। इसके बाद जल का जैसे कि संतुलन बनाए रखना है, रक्त दाब को नियंत्रित करना है, खनिज लवणों की मात्रा को बनाए रखना, हानिकारक जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन करना और अम्ल सार का संतुलन बनाए रखना। ये सारे जो है वह सारे इसके अंतर्गत क्या आते हैं, कार्य आते हैं। तो कौन कौन से कार्य हुए, रक्त छानना, जल संतुलन, अम्ल सार संतुलन, रक्त छानना, जल संतुलन, अम्ल सार का संतुलन, रक्त दाब को नियंत्रित रखना, रक्त दाब नियंत्रण और अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थों का निष्कासन। ये सारे कार्य किसके आते हैं, हमारे किडनी के। यानी कि किडनी इस तरीके से बहुत ही उपयोगी होती है। तो अब किडनी के बारे में आपने समझा कि किडनी की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया, किडनी किस तरीके, ये इसका चित्र है कि किडनी किस तरीके की होती है। इसमें ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये नेफ्रॉन की संरचना है। ये किडनी उत्सर्जी, ये सारे उत्सर्जी अंग बताए, उनके क्या क्या कार्य होते हैं और किडनी से रिलेटेड कौन कौन से हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है और किडनी हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करती है, यानी कि कौन कौन से इनके कार्य होते हैं। तो आज हमने किडनी के बारे में पढ़ा है। इसी तरीके से अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।